चलिए हम लोग लास्ट पहुंचे थे कहां तक? वहां तक आए थे, और उसके पहले हम लोग देखे थे क्या कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे डिवाइड कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम हम लोग देखे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे डिवीजन होगा ये हम लोग अभी नहीं देखे, है ना। तो पहला चीज है अभी हम लोग को ये जानना होगा कि व्हाई द सेल्स शुड डिवाइड, या ऐसा क्या ट्रिगर होता है कि सेल्स डिवीजन के लिए आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसके लिए दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कहती है क्या कि एक थ्योरी कह रहा है सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो ऑफ सेल्स आर टू बी मेंटेन्ड। टू बी मेंटेन्ड, MEINTAINED, मेंटेन्ड, टू बी मेंटेन्ड। और दूसरा कहता है कि साइटोप्लाज्म, दूसरा कहता है साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियोप्लाज्म रेशियो ऑफ सेल्स आर टू बी मेंटेन्ड। दो चीजें। तो पहले देखिए हम लोग इसी को लेकर चलते हैं, सेकंड वाला, साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियोप्लाज्म रेशियो। साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियोप्लाज्म रेशियो। अभी जस्ट एक नया सेल बना है, तो जाहिर सी बात है उस सेल का डायमेंशन ऐसा ही होगा, छोटा सा, राइट। अब यहां देखिए, यहां आपको अगर एक कॉमन सेंटर, हम लोग न्यूक्लियस को सेंटर में प्लेस करते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, ठीक है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि दो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक ही सेंटर पे एक छोटा रेडियस के साथ, एक ही सेंटर पे एक बड़ा रेडियस के साथ, है ना। ऐसे एनिमल सेल में लगभग ये सेंटर में होता है, और प्लांट सेल में क्या होता है, थोड़ा खिसका हुआ रहता है कॉर्नर की तरफ, है ना। तो हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए क्या कर रहे हैं, इस न्यूक्लियस को सेंटर में रखते हैं। ये स्फेरिकली नजर आएगा, गोलाकार, और इसका साइटोप्लाज्म के साथ इसका सेल का शेप ये भी क्या होगा, लगभग सर्कुलर नजर आएगा, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कोसेंट्रिक सर्कल मान रहे हैं। तो अगर इसको रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और इसको रेडियस ऑफ साइटोप्लाज्म ऐसे हम लोग इंडिकेट करें, कोई दिक्कत? दो आर्स हो गए, एक रेडियस फॉर न्यूक्लियस, दूसरा रेडियस फॉर साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये वैल्यू आर्बिट्रेरी है ना, हम लोग कुछ भी मान लें, ये RC कहेंगे, इसको RN कहेंगे। नाउ व्हेन दिस इज मेजर्ड जस्ट आफ्टर क्रिएशन ऑफ ए न्यू सेल, ठीक है। अब एक चीज देखिए, हम लोग यहां पे साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियोप्लाज्म का
जो रेशियो लेने वाले हैं वो कौन से क्या कहते हैं पैरामीटर का, तो दैट पैरामीटर वुड बी द वॉल्यूम, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम और न्यूक्लियोप्लाज्म का वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम बताएगा कि उसमें कंटेंट कितना है। ठीक है, वहां एरिया लेना हमारे लिए ज्यादा सही नहीं होगा, तो हम लोग वॉल्यूम लेते हैं। तो अब देखिए, तो यहां पे साइटोप्लाज्म स्फेरिकल एरिया में नजर आ रहा है और न्यूक्लियोप्लाज्म भी स्फेरिकल एरिया में नजर आ रहा है। किसी भी स्फेयर का अगर आप वॉल्यूम के लिए एक्सप्रेशन लेते हैं तो क्या लिखते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम लोग यहां इस कंडीशन में जस्ट अपीयर्ड, इस कंडीशन में साइटोप्लाज्म का अगर रेशियो लें तो क्या लिखेंगे, 4/3 पाई और आर सी का क्यूब, क्योंकि वी हैव डिसाइडेड आर सी विल बी द रेडियस ऑफ द साइटोप्लाज्म, और रेशियो लेना है ना, तो 4/3 पाई और यहां पे हो जाएगा आर एन का क्यूब, ये न्यूक्लियस का रेडियस। अब इनको कैंसिल आउट कीजिए, ये कितना रहेगा, आर सी बाई आर एन का होल क्यूब। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में। नाउ द सिचुएशन चेंजेस एंड हम लोग थोड़ा इसको कंडेंस करें तो थोड़ा जगह बनेगा। नए कंडीशन में सेल का आकार देखिए, आप बोलिएगा आप सर सेल का साइज लगभग बराबर रखे, न्यूक्लियस को सिकुड़ क्यों दिए, छोटा क्यों कर दिए, कर सकते हैं ना। देखिए ऐसा इसलिए किए क्योंकि न्यूक्लियस का साइज जो ये है, दिस विल बी द सेम साइज। न्यूक्लियस का साइज तभी बढ़ता घटता जब उस पर क्रोमोसोम नंबर चेंज होते, हुआ तो नहीं। तो नेचुरल न्यूक्लियस का रहेगा उतना ही बड़ा। पहले इसका साइटोप्लाज्मिक बाउंड्री इतना था, अब इसने न्यूट्रिएंट लिए, चारों तरफ से इसे न्यूट्रिशन मिले और इसने अपना साइज बढ़ाया, अब ये साइज बढ़ के इतना बड़ा हो जाएगा। यही सेल है, अब बड़ा हो गया। तब इसके कंपैरिजन में ये नन्हा सा नहीं लग रहा है, सो बताइए, लग रहा है ना। और इसके कंपैरिजन में अगर इतना बड़ा है तो ये इतना बड़ा लग रहा है। इसलिए हम लोग है ना साइटोप्लाज्म को अपने कन्वीनियंस के लिए कम जगह में अगर दिखाएं तो उसी रेस्पेक्ट में न्यूक्लियस को छोटा करना पड़ेगा ना। अगर इसको छोटा कर रहे हैं तो इसको भी छोटा कीजिएगा। दैट इज व्हाई वी हैव अपीयर्ड टू दिस कंडीशन, राइट। तो इसका लॉजिक समझ गए। यही कारण है कि हम लोग लगभग सेल का साइज वही रखें, बड़ा सेल है, अगर साइटोप्लाज्म छोटा कर रहे हैं तो न्यूक्लियोप्लाज्म भी छोटा करेंगे, इसीलिए अब ऐसा नजर आ रहा। तो अब देखिए, तो क्या न्यूक्लियस का रेडियस चेंज हुआ होगा क्या, नहीं ना। तो ये अभी भी न्यूक्लियस का रेडियस आर एन रह जाएगा, लेकिन साइटोप्लाज्म बढ़ गया ना, तो साइटोप्लाज्म का रेडियस आर सी 1 का दें, ये नया है, ठीक है, ये आर सी 1 हो गया, आर सी फॉर द रेडियस ऑफ साइटोप्लाज्म और 1 लिख दे ये नए कंडीशन में। नाउ कांट यू से दैट आर सी 1 इज लार्जर देन आर सी, कह सकते हैं, ठीक है। तो नए कंडीशन में, न्यू सिचुएशन, यहां आप वही हम लोग क्या लेकर चले थे, साइटोप्लाज्म बाई न्यूक्लियोप्लाज्म, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे समझ से। रेशियो अगर फॉर द वॉल्यूम लेंगे फिर से उसी तरह चलेंगे, 4/3 पाई साइटोप्लाज्म के लिए क्या हो जाएगा, आर सी 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर, ये तो चेंज नहीं किया, आर एन का क्यूब, ठीक है ना। ये अभी भी आर एन का क्यू रहेगा एज यूजुअल। ये टर्म, ये और ये टर्म कैंसल आउट हो जाएंगे,
और अभी क्या आ रहा है इसका रिजल्ट RC1 अपॉन RN का क्यूब। ठीक है, अब जरा इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कंपेयर कीजिए तो विच इज लार्जर, विच इज ग्रेटर, ये वाला बड़ा होगा या ये वाला बड़ा होगा? लॉजिकली समझे, देखिए तो दोनों कंडीशन में हमारा डिनोमिनेटर सेम है। किसी रेशियो में अगर डिनोमिनेटर कांस्टेंट कर देते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ेगा कब, किसके अनुसार? अगर नॉमिनेटर बढ़ाएंगे घटाएंगे, यहां नॉमिनेटर छोटा यहां नॉमिनेटर बड़ा, नेचुरली क्या हुआ, दिस वैल्यू बिकम्स लार्जर। सो इफ वी टेक साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियोप्लाज्म रेशियो, वॉल्यूम रेशियो, then with time, as the time passes for any eukaryotic cell, this ratio will go on increasing। ठीक है, तो नेचुरली क्या हो रहा है, सेल जितने लंबे समय तक पड़ा हुआ रहेगा उसका ये रेशियो बढ़ता जाएगा। अब देखिए इस रेशियो से सेल डिवीजन को क्या लेना देना ये समझना है। पहले क्या था, इतना बड़ा न्यूक्लियस और इतना सा बाउंड्री साइटोप्लाज्म का, लिविंग मटेरियल का, इसको कंट्रोल कर रहा था, बड़ा आसान था। अब क्या हुआ, इसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई। अब ऐसे समझिए, न्यूक्लियस वही के वही है, साइटोप्लाज्म मैनीफोल्ड्स बढ़ गए तो इसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। नाउ इट इज नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द सेल, सो इट इज फीलिंग अनकंफर्टेबल। जैसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हम इफेक्टिव टीचिंग के लिए अप टू 40 स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ा सकते हैं, हर एक के पास पॉइंट टू पॉइंट विजिट करके सबका होमवर्क, क्लास वर्क चेक करके सब समझा कि नहीं समझा कर सकते हैं। सपोज दैट मास मीडिया का जमाना है, अचानक से मेरे क्लासरूम में 1000 स्टूडेंट्स पहुंच गए। वो मत समझिए कि बैठाने का जगह नहीं, हम बड़ा सा हॉल रखे हुए हैं, उसमें 1000 स्टूडेंट्स पहुंचे हुए हैं। काउंसलिंग सेशन में जैसे होता है, मान लेते हैं ऐसा है, हमको कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ाना है, is it possible to reach each and every student by that specified time? हर एक बच्चे के पास हम पहुंच सकते हैं? उतना ही करने में मेरा टाइम निकल जाएगा, बल्कि टाइम शॉर्ट पड़ जाएगा हर एक बच्चे को अगर हम विजिट करेंगे। तो क्या हम इफेक्टिव टीचिंग कर पाएंगे? आप खुद बताइए, इज इट पॉसिबल? हम मैक्सिमम 40 स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। हाउ कैन आई टीच विद इन दैट स्पेसिफाइड पीरियड 1000 स्टूडेंट्स? ना हम उनका क्लास वर्क चेक कर पाएंगे, ना हम उनका होमवर्क चेक कर पाएंगे। अगर करेंगे तो एक दिन पूरा समय लग जाएगा, 24 आवर्स। सो अचानक से अगर वर्कलोड इतना बढ़ जाता है, देन व्हाट हैपेंस, वी फील अनकंफर्टेबल। हाउ कम द न्यूक्लियस विल नॉट? इसको भी अनकंफर्टेबल लगेगा, तो ये कंफर्ट जोन में आना चाहेगा, तो क्या करेगा, जाओ तुम साइटोप्लाज्म इतना काहे जमाओगे और निकल जाओ, ये तो नहीं कर सकता। तो नेचुरली दूसरा तरीका अपनाएगा, सेल को अगर डिवाइड कर देता है तो इट विल रीबॉर्न, ये फिर से एक नए बच्चे की तरह जन्म लेगा। इसका साइटोप्लाज्म कम होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म उतना ही जितना था, क्योंकि न्यूक्लियर कंटेंट जितने डीएनए और क्रोमोसोम के साथ है उतना जब तक नहीं होगा तब तक वो इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं कर सकता, राइट? तो सेल डिवाइड करने के बाद न्यूक्लियस का साइज तो वही रह जाएगा, साइटोप्लाज्म से कुड़ के हाफ हो जाएगा या उससे भी कम, राइट? So this is how it can gain back its control over the cytoplasm. So this mathematical explanation proves that why should the cells divide if there is an increment in cytoplasm to nucleoplasm ratio. समझ गए? अगर टाइम के साथ साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियोप्लाज्म रेशियो बढ़ता है तो there will be a hindrance in management of the cytoplasmic affairs. That is why nucleus takes a step to divide the cell and it gains back its original control over the cell. ठीक है? अब इसी चीज को बड़ा समझना है, इसी चीज को पलट दें, हम कहें न्यूक्लियोप्लाज्म बाय साइटोप्लाज्म रेशियो
अगर ये चेंज होता है, जाहिर सी बात है हम पलट दे तो भी चेंज होगा ही, अगर ये चेंज होता है तो सेल डिवीजन इनिशिएट होगा, सेल डिवीजन होगा। अब बताइए तो ये रेशियो समय के साथ बढ़ेगा कि घटेगा? पूरा कैलकुलेशन आपके बोर्ड पर फैला हुआ है, तो जरा 2 मिनट समय लीजिए, सोचकर सही जवाब दीजिए। दिस इज सिंपल कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। घटेगा ना, एग्जैक्टली अगर जो रेशियो है वो जिस फॉर्म में है उसमें अगर बढ़ रहा है तो उसको रिवर्स कर देंगे तो घटेगा। अब ऐसे समझिए, हो क्या रहा था, समय के साथ न्यूक्लियोप्लाज्म तो कांस्टेंट था, साइटोप्लाज्म बढ़ रहा था। अगर हम इसको रिवर्स कर देते तो आपको नहीं लग रहा कि हम अब की बार नॉमिनेटर कांस्टेंट किए हैं? वेरी कौन कर रहा है? डिनोमिनेटर। कांस्टेंट नॉमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर अगर बढ़े तो रेशियो पे क्या असर पड़ेगा? बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, घटेगा। सो समय के साथ अगर न्यूक्लियोप्लाज्म बाय साइटोप्लाज्म रेशियो घटे देन सेल विल डिसाइड टू डिवाइड। समझ गए? तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द कॉन्सेप्ट्स। साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियोप्लाज्म रेशियो समय के साथ बढ़ेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म बाय साइटोप्लाज्म रेशियो समय के साथ घटेगा। अगर कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखिए, न्यूक्लियोप्लाज्म विल नॉट चेंज। किसको कांस्टेंट करना है, किसको बढ़ाना है, आपके हाथ में है, समझ जाइएगा तो नेचुरली सही जवाब दे पाए। ठीक है, अब इसको हम लोग सिस्टमेटिक करें। विथ टाइम, ठीक है, द साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियोप्लाज्म रेशियो फॉर वॉल्यूम एट द बिगिनिंग। ये क्या होगा? 4/3 पाई, हम लोग पहले ही यहां एज्यूम कर सकते हैं आर एन इक्वल टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और आर सी इक्वल टू रेडियस ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, और RC1 इक्वल टू रेडियस ऑफ साइटोप्लाज्म एट लेटर स्टेज सच दैट, जैसा कि RC इज लेसर देन RC1। ठीक है, ये हमारा एजम्पशन है। 4/3 पाई RC क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई RN क्यूब। ये रेशियो रिजल्ट करेगा RC अपॉन RN का क्यूब एट द लेटर स्टेज। ये क्या हो जाएगा? 4/3 पाई RC का क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई RN, RC1 था ना, RC1 का क्यूब और RN का क्यूब। ये रिजल्ट करेगा RC1 बाई RN का क्यूब। ठीक है, फ्रॉम द RC1 is greater than
RC, we find that the latter stage, the ratio, बात नहीं करना है, the ratio upward arrow यानी increases. ठीक है, therefore लिखते चलिएगा, therefore with time, with increase in cytoplasm, the nucleus becomes unable to control its activities properly. Hence, it divides the cell to regain control, to regain the control over the cytoplasm. अब यहां के बाद देखिए, ये तो प्रूव हो गया कि दिस इज द रीजन व्हाई द न्यूक्लियस विल ट्राई टू डिवाइड द सेल इन ऑर्डर टू गेन बैक इट्स कंट्रोल. नाउ दूसरे चीज पर आते हैं. याद रखिए इसका स्टेटमेंट क्या है, न्यूक्लियस अपना कंट्रोल वापस लेने के लिए सेल डिवाइड कर रहा है, और इसके लिए पैरामीटर क्या चुना गया, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियर प्लाज्म एंड वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, इन दोनों का रेशियो देखें. अब दूसरा है सरफेस एरिया, इन शॉर्ट SA बाय वॉल्यूम रेशियो of the cell decides the cell division. अब ये क्या बात है, देखिए फिर से इनिशियल स्टेज में ये नन्ना मुन्ना सा छोटा सा सेल अभी जस्ट जन्मा है, और ये दूसरा सेल ये बहुत देर से है. नेचुरली इसका साइटोप्लाज्म काफी ज्यादा हो गया, राइट. अब देखिए तो अभी भी ये स्फेयर है, इसका अगर रेडियस हम लोग मान लें यहां से यहां तक R है, R1 मान लेते हैं, ठीक है. और इस जगह पे इस सेल का रेडियस R2 है. क्या लगता है, R1 इज ग्रेटर देन R2 और R1 इज स्मॉलर देन R2? R1 इज स्मॉलर देन R2, ठीक है. अब चलिए हमें क्या करना है, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो निकालना है. तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr², किसी स्फेयर का सरफेस एरिया होता है, और वॉल्यूम क्या होगा 4/3 πr³. यहां r का वैल्यू रखा गया है 1, ठीक है. तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल. अब ये क्वांटिटी क्या बच गया, 3 ऊपर चला जाएगा, 3r1/r1, यहां है स्क्वायर, यहां है क्यूब, कटेगा, बचेगा क्या नीचे क्या बचेगा, R1. इसलिए फाइनल क्वांटिटी क्या आएगा, 3/r1, ठीक है. अब यहां पर देखिए सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो, एज यूजुअल 4
पाई R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4/3 पाई R2 का क्यूब। सेम वे पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये स्क्वायर क्यूब कैंसिल, नीचे क्या बचा R2। अब देखिए तो 3 ऊपर जाएगा, 3/R2। अब फ्रॉम आवर एजम्पशन R1 इज स्मॉलर देन R2, यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, नॉमिनेटर इज कांस्टेंट, नॉमिनेटर इज कांस्टेंट। लेटर स्टेज में क्या हो रहा है, बड़े क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं कि छोटी क्वांटिटी से, R1 इज ग्रेटर ना, तो हम बड़े क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं। नेचुरली क्या होगा, नॉमिनेटर कांस्टेंट, बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड किया, इस समय रेशियो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, रिड्यूसेस। और यहां पे रेशियो पहले से बड़ा रहेगा, मतलब समय के साथ, सेल के ग्रोथ के साथ सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो घट रहा है। नाउ हाउ इट विल डिसाइड द सेल शुड डिवाइड और नॉट। देखिए यहां पे ट्रिकी है, क्या कहता है, अगर सेल के अंदर किसी मटेरियल को आना है या सेल से बाहर किसी मटेरियल को जाना है, कहां से जाएगा, कौन सा ऐसा एरिया है जो इनको आने जाने देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी गुड। और आप जो यहां बाउंड्री डिफाइन कर रहे हैं, कौन बना रहा है बाउंड्री, एनिमल सेल है ये, मान लेते हैं, मान लिया एनिमल सेल है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सबका फाइनल बाउंड्री मतलब साइटोप्लाज्म का बाउंड्री कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम सेल वॉल के टर्म में नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टर्म में बात करें। तो इसका बाउंड्री यानी सरफेस एरिया कौन डिसाइड कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर समय के साथ नहीं बढ़ता है तो जितना मटेरियल हमें चाहिए, यानी सेल को लिविंग रहने के लिए जितना मटेरियल चाहिए, बाहर से उतना मंगा पाएगा। जैसे आप ऐसे समझिए कि हमारा कंट्री में है ना, हमारे कंट्री में, हमारा छोटा सा कंट्री, पर कंट्री में अचानक से एनर्जी रिक्वायरमेंट, चीजों की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है, ठीक, तो हम इसको कंप्लाई नहीं कर पा रहे, मतलब जितना हमारा रिक्वायरमेंट है उतना रिक्वायरमेंट आ नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारा बॉर्डर लिमिटेड है। तो दिए गए बॉर्डर से एक लिमिट का ही सामान आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। ये वही बात है, जैसे एक ट्रक में भर के जितना ऑयल आ सकता है, मतलब एक टैंकर में ऑयल जितना आ सकता है, उतना ही ना उस ट्रक में उस टैंकर में ऑयल आएगा, उससे ज्यादा कैसे आएगा। तो नंबर ऑफ टैंकर बढ़ाने पड़ेंगे, टैंकर को क्रॉस करने में टाइम लगता है ना, ऐसा थोड़ी है कि सब एक साथ घुस जाएगा, समय लगेगा, वन बाय वन दे विल कम। सो द थिंग इज दैट इफ द सरफेस एरिया जो कि इंपोर्ट का रास्ता है, अगर रिक्वायरमेंट साइटोप्लाज्म का बढ़ना यानी रिक्वायरमेंट बढ़ने के साथ अगर नहीं बढ़ता तो सेल जिंदा रह पाएगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि इन इंपोर्टेड मटेरियल्स में अधिकतर क्या होंगे, सेल के लिए न्यूट्रिएंट्स होंगे, जिनके मदद से सेल यूजफुल मॉलिक्यूल्स क्रिएट करता है जिससे वो जिंदा रह सकता है, एनर्जी रिच कंपोनेंट तैयार करेगा। तो अगर इंपोर्ट ऑफ द एनर्जी रिच कंपोनेंट अगर घट जाए तो सेल को एनर्जी जनरेशन में दिक्कत आएगी। अगर रिक्वायर्ड एनर्जी जनरेशन नहीं कर पाएगा तो सेल जी पाएगा नहीं। इसलिए सरफेस एरिया का बढ़ना जरूरी है। तो सरफेस एरिया बढ़ाए कैसे, बात समझ गए, क्यों सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स के लिए सफिशिएंट स्पेस चाहिए, एंड इंक्रीज करने के साथ सरफेस एरिया उस रफ्तार में नहीं बढ़ पा रहा है जिस रफ्तार में वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। तो दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट हो रहा है, और इस गैप के वजह से क्या होगा, सेल को लिविंग रहने में नहीं बन रहा। इसीलिए सेल कोशिश क्या करेगा, इस गैप को कम करें, यानी
सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो समय के साथ जो घट जा रहा है इसको बढ़ाएं। अब बढ़ाने का क्या रास्ता है, इसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो बाहर फेंक नहीं सकते, इसलिए ये क्या करेंगे, डिवाइड करें। तो बात वही है, दोनों थ्योरी अल्टीमेटली वहीं पर आते हैं, कंट्रोल, मैनेजमेंट, लिविंग स्टेट। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रास्ते की तरफ से बता रहा है और वो सीधे सीधे कंट्रोल की बात कर रहा है, पर उस कंट्रोल को डिफाइन कौन कर रहा है, ये बाउंड्री। इसीलिए दोनों चीजें एक ही हैं, जिसको कि देखने का समझने का नजरिया हमारा अलग। तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, बट दे आर रीचिंग टू द कॉमन पॉइंट। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो सिंपल है, इसको पूरा कीजिए। यहां तक हो गया। सो लिखिएगा इसमें, फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन इट इज क्लियर दैट, from the above calculation it is clear that from the above calculation it is clear that the surface area by volume ratio A से by VOL लिखिएगा, शॉर्ट में आप लिखे ही हैं एब्रीविएट करके, A से by VOL रेशियो decreases as the cell grows older, as the cell grows older, full stop. Therefore import and export of material will not compensate the demand, hence the cell will be feeling difficulty to survive. Full stop. To overcome this situation, it will decide to divide. वो वाला स्विच पे ना मार्क लगा दीजिए, ध्यान रहेगा, हमको पता नहीं लगता, जिसको अभी जलाए, will decide to divide. ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। Down. These above statements and mechanisms are applied for the यूकारियोटिक सेल्स। एक बात बता सकते हैं, ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं, ये यूकैरियोटिक सेल पे एप्लीकेबल होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में दूसरा स्ट्रैटेजी है। उसके पीछे रीजन है कि हम लोग हर जगह न्यूक्लियस मेंशन कर रहे हैं, उसमें तो है नहीं। सो हम लोग अगर चाहें तो उसको उस पर भी एम्प्लॉय कर सकते हैं, बट दे हैव समथिंग एल्स that decides the cell should divide or not. Now we are coming to the prokaryotic cell. For the गेट खोल दीजिए, सफोकेशन हो जाएगा। For the prokaryotic cells,
पूरा नहीं खोलिएगा, हाँ बस बस बस। फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल्स देखिए खास बात, द लाइफ स्पैन ऑफ प्रोक मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल इन सेल, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए लाइफ स्पैन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स, फॉर एग्जाम्पल, बात नहीं कीजिए, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया हैव an average time of 20 to 40 मिनट्स, बस 20 से 40 मिनट्स की ही इनकी लाइफ होती है बैक्टीरिया का। तो सोचिए 20 से 40 मिनट तक अगर जीवित रह सकता है, दुनिया का पहला बनने वाला सेल है ये, और अभी भी अरबों अरब बैक्टीरिया हम लोग को हर जगह दिखाई देंगे। तो फिर इतना लंबे समय तक कैसे जी गया जब 20 मिनट या 40 मिनट के बीच का लाइफ स्पैन है इसका? तो सोचने वाली बात है ना। कुछ तो स्ट्रैटेजी अप्लाई किया होगा कि मर नहीं रहा बल्कि नंबर बढ़ रहा है। तो देखिए होता क्या है, ये क्या करे कि अपने आप को जिंदा रख सके, ठीक है। तो एक स्ट्रैटेजी ये अपनाता है, जीवित रहने के लिए सेल डिवाइड कर देता है। सेल डिवीजन के बाद से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं दिस इज अ बैक्टीरिया, ठीक है, दिस इज अ बैक्टीरिया, ठीक है। अभी डिवीजन किया, ये इनके बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। एक फ्लैजिला तो होगा ही पानी में तैरने के लिए, इसके सेल वॉल होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे और फिमरी दिखाई देंगे। ये होता ही है लगभग सभी बैक्टीरिया में। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब ये देखिए, ये मदर बैक्टीरिया, इसने डिवाइड किया, दो डॉटर बैक्टीरिया बनाई, ठीक है। नाउ टेल मी, इनमें से कौन मदर बैक्टीरिया? ये जो है इसने डिवाइड करके ये बनाया, ये बनाया, इसमें मदर बैक्टीरिया कौन है? तो आप कह रहे हैं ऊपर वाला। वाई? हम इसको क्यों नहीं बोलेंगे? और अगर इसको कह रहे हैं तो इसको हम क्यों नहीं बोलेंगे? तो क्या है जानते हैं एक बात, जब ये डिवाइड करता है ना तो साइटोप्लाज्म को ऑनेस्टली इक्वली डिवाइड नहीं करता। एक को ज्यादा रखता है, कभी कभी एक को कम रखता है, कभी एक को बहुत ज्यादा रख देता है, कभी एक को बहुत कम, या कभी कभी बराबर डिवाइड भी करता है। तो रीजन क्या है? वो जानता है जिंदा रहेंगे जितने देर तक उतने देर में अगल बगल से न्यूट्रिएंट्स हम कंज्यूम करेंगे ही, एक्वायर करेंगे, फिर अब फूल के उतना बड़ा हो जाए। इससे साइटोप्लाज्म का बहुत ज्यादा चक्कर नहीं। मेन चक्कर है इसके क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम वो ऑनेस्टली डिवाइड करता है इक्वली, पार्ट बाय पार्ट, कोई भी चीज मिस नहीं करता और उसको दो बराबर हिस्से में बांटता है, क्योंकि इसके अंदर है ना क्या कहते हैं उसको, इंफॉर्मेशन ऑफ लाइफ है, कोडेड मैसेजेस हैं। तो अगर वो मिसिंग हो गए तो इट विल नॉट बी एबल टू लिव। इसलिए कोडेड मैसेजेस को, मैसेज ऑफ लाइफ को ऑनेस्टली फेथफुली डिवाइड करता है। साइटोप्लाज्म के लिए उतना ज्यादा वो सोचता नहीं, वो रफली डिवाइड करता है दो बराबर भाग में। इसलिए इमैटेरियल ये दोनों अपना स्टेटस बराबर रखता है। तो मेरा पॉइंट है, या आप इस बात को समझिए, डिवीजन के बाद ये अपना पेरेंटल आइडेंटिटी खो देता है। It loses its parental identity, and after division it is said that the two new cells have born. The old cell diminishes its, vanishes its identity. तो अगर ये डिवाइड कर लिया, डिवीजन के बाद जो आउटकम आया उसका लाइफ कहां से स्टार्ट होगा? फ्रॉम द टाइम 0, and it is getting again another 20 minutes to 40 minutes to leave. इतना टाइम उसको फिर से मिल गया, and both will now divide before this time lapses. So in this way what they are doing, they are keeping them alive. So the point is, for the prokaryotic cells, cell division is a means to survive.
It's not like the eukaryotic cells that, oh, now what is happening? It's too warm. I should put on the AC. अरे हमें बड़ा दिक्कत हो रहा है अपने अफेयर्स को मैनेज करने में, चलो डिवाइड करते हैं. They have not that liability. उसके पास ये सब नहीं करने के लिए. They have to struggle for life. And that is why they are keeping on division. यूकैरियोटिक सेल के साथ ये चीज नहीं है, वो कंपार्टमेंटलाइजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें है ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर हैज देयर डेफिनेट फंक्शंस टू डू, देयर इज नो ओवरलैपिंग. So that is why their lifespan is quite longer. Can't you see that the kind of neurons, the neuron cells that you have taken birth with them stays till your death? Because nerve cells don't divide. We have already seen it. 9th में हम लोग पढ़े हैं ना टिश्यू. नर्व सेल्स के बारे में कहते हैं डिवाइड नहीं करते, तो जितने लेकर जन्म लिए उतने ही रह जाते हैं. तो फिर ब्रेन बड़ा कैसे होता है, छोटा से बड़ा कैसे हो रहा है? कुछ हद तक डिवाइड करता है, डिवीजन के बाद वो रुक जाता है और उसके बाद एंड ऑफ द लाइफ वो सेल्स बढ़ते हैं और हमारे पूरे बॉडी के, है ना, टिल वी गेट आवर मैच्योरिटी, उनकी साइज बढ़ती है. बढ़ने के बाद वो अपना प्रॉपर एक्वायर करता है शेप एंड साइज और फुल्ली फंक्शनल होता है. हार्ट सेल बनने के बाद, है ना, एक प्रॉपर शेप में आने के बाद वो फिर डिवाइड नहीं करते. किडनीज, देयर सेल्स डोंट डिवाइड. आईज, एक छोटे बच्चे का, नवजात शिशु का जो आई का साइज है और एक बूढ़ा जो मरने वाला है उसके आई का साइज सेम रहता है. देयर इज नो चेंज. दिस इज द ओनली ऑर्गन इन आवर बॉडी दैट वी बॉर्न विथ एंड वी डाई विथ, हैज नो चेंज इन शेप एंड साइज. तो एक बात बताइए, इतना लंबा कैसे वो जी रहा है? बहुत सारे गांव में अभी भी लोग होंगे जो 100 साल पार कर चुके होंगे. 110, 115, 105 साल के लोग भी मिलते हैं. इलेक्शन के दौरान मिले, है ना, जब सेंसस किया गया तो उसमें मिले, एज पूछा गया तो 102, 103, 104 साल के लोग मिले. और पूरे बिहार में 3400 लोग ऐसे हैं जो 100+ हैं. डेटा बता रहा है, हम अपने से नहीं बता रहे, पेपर में आया हुआ है, पब्लिश न्यूज है. तो पॉइंट इज, इतने लंबे समय तक सेल जीवित है. इसमें 20 मिनट्स के हिसाब से गिनी तो कितने हजार लाख 20 मिनट्स हो जाएंगे. तो उतने सेल के बराबर का लाइफ अकेला एक सेल ह्यूमन का जी रहा है. सो द थिंग इज दैट दे हैव इमेंस लाइफ. दे आर नॉट बॉदर अबाउट कि हमारा लाइफ स्पैन खत्म होने जा रहा है. They are not feeling comfortable. That is why they are dividing. But here the story is different. They have to survive. This is a fight for survival. That is why they are dividing. Got the idea? इसीलिए हम लोग यहाँ क्या कहे कि प्रोकैरियोट के लिए जो मैकेनिज्म अप्लाई होता है, यूकैरियोट के लिए जो मैकेनिज्म अप्लाई होता है फॉर द सेल डिवीजन आर बिट डिफरेंट. ठीक है, अब आइए इनका जो डिवीजन है, जिसको हम लोग रफली बोले कि ये अपने क्रोमोसोम को, यानी उनका जो इंफॉर्मेशन मटेरियल है उसको फेथफुली डिवाइड करता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है डॉटर सेल्स में, लेकिन अपने साइटोप्लाज्म को बहुत एग्जैक्टली इक्वल हाफ में नहीं बांटता, वो रफली 2 पार्ट में डिवाइड करता. ठीक है, इस तरह के डिवीजन का नाम क्या है? इस तरह के डिवीजन को हम लोग कहते हैं एमाइटोसिस. बैक्टीरियल मोड ऑफ डिवीजन, इसका नाम है एमाइटोसिस. और इसी को हम लोग बैक्टीरिया के लिए एक और नाम देते हैं बाइनरी फिजन. ठीक है, और याद कीजिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के लिए इसी तरह का कुछ टर्म यूज किए. और आप देखिएगा बैक्टीरियल सेल का ये क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, वो भी सर्कुलर रहता है. और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के लिए भी बोले हैं कि उनके भी क्रोमोसोम, मतलब जो उनका डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है. सो दीज आर शोइंग ग्रेट सिमिलरिटी बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया, एंड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट. सो दीज एनफ
placing the proofs that they were initially independent prokaryotes, but later on they were engulfed and taken inside the eukaryotic cell and become the part of the eukaryotic cells. ठीक है, तो एनीवे, तो हम लोग पॉइंट पर आते हैं. ये कह रहा है क्या कि बैक्टीरियल सेल का जो मोड ऑफ डिवीजन है इसको हम लोग हेमाइटोसिस करते हैं या बाइनरी फिजन करते हैं. ठीक है, और ये डिवाइड करते हैं क्यों? क्योंकि इन्हें अपना सर्वाइवल कंटिन्यू करना है. डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल्स बनते हैं, न्यूली फॉर्म सेल्स, उनका लाइफ स्पैन भी उतना ही हो जाता है जितना कि ओरिजिनल सेल का था. ठीक है, पॉइंट्स में लिखिए. द प्रोकैरियोटिक सेल, पॉइंट में लिखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन. उसके बाद इसको आप नोट कीजिए, हेडिंग बनाकर इसको नोट कीजिए, रिकॉर्ड होना चाहिए. ये रहा सर्कुलर क्रोमोसोम. ये अपने सर्कुलर क्रोमोसोम को फेथफुली दो पार्ट में डिवाइड करता है और दोनों दो कॉर्नर की तरफ चल देते हैं. और फिर इनके बीच में एक डिवाइडिंग लाइन इनिशिएट करता है. डोर क्लोज कर दीजिए. इनके बीच में एक डिवाइडिंग लाइन है ना, इनिशिएट करता है और फिर ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देते हैं. ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये स्टेट थर्ड, ये स्टेट फोर्थ. ये है मदर बैक्टीरिया, ये हैं डॉटर बैक्टीरिया. फिगर बाइनरी फिजन. बाइनरी यानी दो, फिजन मतलब टूटना, दो पार्ट में टूटना. बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया. बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया, क्योंकि दूसरे सब सब्जेक्ट का कॉपरेशन इसमें चाहिए तब आप इनको समझ पाए. एनीवे, हो गया यहां तक. अब देखिए, लिखिए इसमें पॉइंट नंबर 1. The lifespan of bacteria is very short. The lifespan of bacteria is very short. Full stop. By the time, मतलब इसी दौरान, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा. By the time, if they divide, by the time if they divide, then the newer cells will have new life with same lifespan. Newer cells will have same life, new life. Newer cells will have new life with same lifespan. Full stop. Therefore
In order to survive, therefore, in order to survive, they do cell division. Therefore, in order to survive, जहाँ छूट गया छोड़ दीजिए जगह, आगे लिखिए. Therefore, to order to survive, they do cell division. In this method, next point, in this method, they faithfully divide their, in this method, they faithfully divide their chromosome and distribute equally in the daughter cells, and distribute equally in the daughter cells, and distribute equally in the daughter cells, comma देके, but they roughly divide their cytoplasm into two. But they roughly divide their cytoplasm into two. Their cytoplasm Into two. Full stop. This process is so called amitosis. This process is called amitosis or binary fission. पैरा चेंज कर लीजिएगा. This process is called amitosis or binary fission. पैरा चेंज. In a eukaryotic cell, their mitochondria and chloroplast divide by similar fashion. In eukaryotic cells, their mitochondria and chloroplast divide by similar fashion.